देखिए, दो बातें मैं कहूंगा इसमें। पहली बात तो यह है कि दक्षिणपंथ और वामपंथ को साथ लाने का प्रयोग वीपी सिंह ने पहली बार नहीं किया था। वो डॉक्टर लोहिया वो प्रयोग पहले 1960 के दशक में कर चुके थे। 60 के दशक में जो संवित सरकारें बनी थी उसमें जनसंघ भी था, उसमें सीपीआई भी थी, उसमें समाजवादी भी थे। अपनी विचारधारा को परे रखकर उन लोगों ने कांग्रेस को हराने के लिए वो प्रयोग किए थे, और वो एक कमोबेश में कहूंगा ऐसा प्रयोग था जो इससे एक नए युग की शुरुआत हुई। आप कह सकते हैं कि वीपी सिंह ने उसी युग को मजबूत किया वो प्रयोग करके। दूसरी बात है कि दक्षिणपंथ और वामपंथ मिलकर खुद सरकार चुनाव जीते ना जीते हैं, लेकिन सरकारों को चलाते रहे हैं। पहले ऐसी सरकारें रही हैं देश केंद्र में जिसमें भाजपा भी इनका समर्थन करती रही है और कम्युनिस्ट पार्टियां भी इनका समर्थन करती रही हैं। ऐसी सरकारें भी केंद्र में रही हैं और हम इन सब बातों को जानते हैं। तीसरी बात यह है कि ये बात अब इसलिए निष्प्रभावी हो चुकी है, ये इतिहास अब नहीं दोहराता, क्योंकि वामपंथ की हवा निकल चुकी है पूरी तरह। वामपंथ के पास ऐसा कुछ नहीं है जो वो कहे कि हम आपके साथ जुड़ गए तो हम कोई फर्क, पूरी राजनीति की धारा बदल सकते हैं उससे। 90 के दशक में, 80 के दशक में और 90 के दशक में जो वामपंथ था, अगर आप उसके आज के वामपंथ से तुलना करें तो आप पाएंगे वो उस वामपंथ के अंदर सांगठनिक शक्ति थी उसके पीछे। आज के वामपंथ में तो सांगठनिक शक्ति है ही नहीं, उसके पास तो जुमलेबाजी है, और इसीलिए वो तमाम वामपंथी वो कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। वो कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं कि कांग्रेस का किसी तरीके से उभार हो, और राहुल गांधी ने उनके लिए गुंजाइश निकाली है अपनी ओर खींचने की। एक तरह से वो नए कांग्रेसी बनकर कांग्रेस, राहुल गांधी जो नई कांग्रेस बनाना चाहते हैं, मुझे लगता है राहुल गांधी हाथ में जो नए कांग्रेसी आए हैं वो पुराने वामपंथी हैं। और अभी हमें इस चीज पे ध्यान रखना होगा, नजर रखनी होगी कि ये पुराने वामपंथी जो अपने आप को नए कांग्रेसी के रूप में राहुल गांधी के सामने पेश कर रहे हैं, जिनके पास कोई जनाधार नहीं है, लेकिन जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो कि अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी पर बहुत सुंदर बातचीत कर सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर अच्छी टिप्पणियां कर सकते हैं, क्या वास्तव में ये लोग चुनाव की परीक्षा में खड़े उतर सकते हैं? मेरा मानना है कि अपने पूरे जीवन तो वो खड़े उतर नहीं पाए, या पूरा जीवन आप छोड़ ही दीजिए, तो 90 के दशक के बाद से लगातार उनका जो प्रभाव है उसमें क्षय ही होता रहा है लगातार। तो वो क्या कर पाएंगे, ये देखने की बात है। दूसरी बात जो आपने कही, आप फिर से दोहराएंगे दूसरी बात का, तो मेरे दिमाग में वो बात आई थी। दूसरी बात यह है कि 2019 में एक ऐसा देश को नेता मिला जिसकी भाषा धुर वामपंथ की। समझ गया। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये हम लोग उसे 2019 से न देखें, ये पहले भी जब चर्चा हो चुकी है, और अरुण कुमार जी जब आए थे तब भी हम लोगों ने इस बात की चर्चा की थी, मुझे याद है वो बात। ये सिलसिला 2014 से शुरू हो गया था। 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने पहला काम कौन सा किया था? जनधन खाते खुलवाने वाला। जनधन खाते क्यों खुलवाए जा रहे थे, हम लोगों की समझ में नहीं आया था, हम तो उसका मजाक उड़ा रहे थे। जनधन खाते इसलिए खुलवाए जा रहे थे कि वो लाभार्थियों का एक विशाल वर्ग पैदा करना चाहते थे, यानी गरीब जनता को उसकी राजनीतिक वफादारियों से कैसे काटा जाए, उसकी सामुदायिक वफादारियों से कैसे काटा जाए गरीब जनता को, और उनको सरकार का मुखापेक्षी वोटर कैसे बनाया जाए। इसकी योजना 2014 में ही बन गई थी, और उसका पहला कांग्रेस ने भी बना ली थी इस तरह की योजना, क्योंकि जनधन योजना तो कांग्रेस की बनाई हुई है, नरेंद्र मोदी ने तो केवल उसको लागू किया है एक नाम देकर। कांग्रेस अगर चुनाव जीतती 2014 का, कांग्रेस सरकार बनती, तो कांग्रेस भी जनधन योजना लागू करती, क्योंकि कांग्रेस को भी पता है और नरेंद्र मोदी को भी यह पता है कि जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था भविष्य में बनने वाली है उसमें गरीबों के लिए कोई राहत नहीं होगी। जिस तरह की अर्थव्यवस्था बनने वाली है उसमें आम लोगों की आमदनी नहीं बढ़ेगी, यहां तक कि उनकी आमदनी घटेगी, उनके रोजगार छिनेंगे, उन्हें अपनी जमीनों से बेदखल होना पड़ेगा, उन्हें शहरों में जाना पड़ेगा, सस्ता श्रमिक बनकर शहरों में जाना पड़ेगा उन्हें, या स्किल मिनिस्ट्री जो कौशल मंत्रालय बनाकर उनको छोटे मोटे काम काज सिखाए जाएंगे, और उसके जरिए उन्हें शहर में एक तरह से अमीर समाज की चाकरी करनी पड़ेगी।
तो इस प्रकार की योजना पहले से अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों ने बना रखी थी। कांग्रेस भी उस योजना से सहमत थी, भारतीय जनता पार्टी भी उस योजना से सहमत है, और उस योजना के तहत जनधन योजना खोली गई ताकि लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट, सीधे सीधे उनके खातों में रुपए भेजने की। होता नहीं है कि भाई हाथ में मोबाइल लिए हुए देहात का आदमी बैठा हुआ है, अचानक मोबाइल चमकता है, उसे लगता है कि उसके खाते में 2,500 रुपए आ गए। तो ये सब तो जनधन योजना से पहले संभव ही नहीं था, मोबाइल क्रांति से पहले ये संभव ही नहीं था। ये सब करने में जो चाहे एयरटेल हो, चाहे जियो टीवी हो, जियो हो, ये इन सब लोगों की भी एक बड़ी भूमिका है। सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं, चाहे वोडाफोन हो, सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं, सरकार जुड़ी हुई है, सरकार की योजनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, लाभार्थियों का एक बड़ा वर्ग तैयार हो रहा है। अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा का अपना आकलन ये था कि लाभार्थियों ने हमें उतना वोट नहीं दिया जितना हमें मिलना चाहिए, लेकिन ये तो इस बार है, लेकिन अगली बार हो सकता है ज्यादा उनको वोट मिले, और लोकसभा चुनाव में लाभार्थी उनको ज्यादा वोट दे भी सकते हैं, भले विधानसभा चुनाव में इतना वोट उन्होंने न दिया हो। तो जिसको आप कह रहे हैं कि गरीबों की भाषा बोली गई, लेकिन अमीरों के पक्ष में थे, ये करने की जो व्यवहारिक संस्थागत जमीन थी, वो बंदोबस्त जो था, वो बंदोबस्त 2014 का चुनाव होते ही शुरू कर दिया गया था, और 2019 तक आते आते उसके लाभ, उसके संचित लाभ भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को मिलने लगे थे। नरेंद्र मोदी ने अपने आप को गरीबों का रहनुमा कोई अनायासी नहीं बना के पेश किया। वो तो हर जगह कहते हैं कि हमने आपको इतने रुपए अपने भाषण सुनिए, आप भाषणों में कितने उनका, और आप नड्डा साहब के भाषण सुनिए, अमित शाह के भाषण सुनिए, वो लोग बार बार कहते हैं ना कि हमने किसानों को इतने पैसे ट्रांसफर किए, हमने उन्हें इतने ट्रांसफर किए। भाजपा के तमाम प्रवक्ता क्या कहते हैं कि क्या कभी हुआ है इतिहास में कि 2.5 लाख करोड़ रुपए लोगों को ट्रांसफर हुए हों? जो हमने इतने रुपए ट्रांसफर किए तो इतने हमें वोट भी मिलेंगे। तो ये सब पूरा एक जाल, एक नेटवर्किंग, एक जाल, एक पूरा संस्थागत बंदोबस्त, एक पहले से तय की गई एक योजना, ये काम कर रही है। इसकी काट हमारे और आपके पास नहीं है, और इसकी काट विपक्षी लोगों के पास भी नहीं है। सत्ता का सत्ता में रहने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली गई है। जब आपको देश के संसाधनों के ऊपर सत्ता में रहने के कारण क्या होता है, जो देश के भारतीय राज्य के संसाधन है उनके ऊपर आपका कब्जा हो जाता है। फिर आपके ऊपर है कि उन संसाधनों का आप इस्तेमाल कैसे करेंगे। उन संसाधनों का इस्तेमाल करके सत्ता में बने रहने की ये एक पूरी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रौद्योगिकी है। इस प्रौद्योगिकी के जरिए एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला किया जाता है, और इस प्रौद्योगिकी का सब लोग अपनी अपनी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, केवल नरेंद्र मोदी के दरवाजे पे हमें ठीकरा नहीं फोड़ सकते। जो चंद्रशेखर राव हैं वो तेलंगाना में इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करती है। इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल जो राजशेखर रेड्डी हैं वो आंध्र प्रदेश में करते हैं, असम में इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हेमंत बिश्व शर्मा करते हैं, तमिलनाडु में ये प्रौद्योगिकी, जब प्रौद्योगिकी नहीं बनी थी उससे पहले से इसका इस्तेमाल, मैं कहूँ तमिलनाडु इस मामले में पायनियर है, सबसे अग्रगामी, पहले से इसका इस्तेमाल वो कर रहे हैं। तो हम लोग मजाक में कहते हैं कि लोग सिन्नी बांट रहे हैं, लोग टीवी बांट रहे हैं, लोग ये बांट रहे हैं, वो बांट रहे हैं। दरअसल वही चीज जो तमिलनाडु में बहुत फुअड़ तरीके से होती थी, उसको संस्थागत तरीके से और बैंकिंग प्रणाली के जरिए उसको किया जा रहा है। इस देश में किया क्या जा रहा है, अब तो ये जम चुकी है। ये तो 2014 में शुरू हो गई, इसको होते होते अब 9 साल हो गए, 9 साल होने जा रहे हैं। तो हम लोगों को अपने विश्लेषण में इन तमाम बातों पर ध्यान देते हुए अपना विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि विश्लेषण में हम लोग यही सोचते रहते हैं लगातार कि विपक्ष की एकता कैसे हो रही है। ये तो हमें सोचना छोड़ ही जाना चाहिए। विपक्ष की एकता का कोई मूल्य नहीं रह गया है, कोई मतलब नहीं रह गया है विपक्ष की एकता का। और ये ऐसा नहीं कि हम विपक्ष के खिलाफ है इसलिए हम सोच रहे हैं। देखिए, देश की परिस्थिति पूरी बदल चुकी है, देश की राजनीति पूरी बदल चुकी है, लोगों के सोचने विचारने का मुहावरा बदल चुका है। वोटर अलग तरीके से सोच के चुनाव वोट देता है। हर चुनाव में उससे एक भिन्न तरह की अपील की जाती है, वो उस अपील के ऊपर सोचता है। हमें देखना चाहिए कि वो कैसी अपील की जा रही है, उस अपील के ऊपर कैसे सोचा जाए, मतलब जो है
और चुनाव से पहले हाँ, किस जी प्रकार की युक्तियों का इस्तेमाल किया है, इन सब बातों पर सोचना चाहिए। हम लोगों को भी अपना चिंतन करने का और समीक्षा करने के तरीके को जी बदलना पड़ेगा।